नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। कोरोना काल ने बढ़ाई सेहत की चिंता, पैसे की चिंता और काम की चिंता। तो कोरोना काल के 50 उपाय दूर कर देंगे भविष्य की हर चिंता। देखिए कालचक्र। जी हाँ, चिंता। कहावत भी है ना कि चिंता चिता समान होती है। कोरोना वायरस के तेजी से फैलते कहर की वजह से देश और समाज में डर, घबराहट, टेंशन, नेगेटिविटी का माहौल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर आ रही न्यूज हम सभी को तनाव में डाल रही है, लेकिन यही तनाव आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी घटेगी, काम बिगड़ेंगे, आत्मविश्वास कमजोर होगा और आपका आज और आने वाला कल दोनों ही प्रभावित होंगे। तो कोरोना काल में हो रहे इसी तनाव और नेगेटिविटी को दूर करने के बेहतरीन उपाय आज आपको बताने वाले हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। और इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये नेगेटिविटी इस वक्त दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे करें, इसी की चर्चा होगी आज। कुंडली में किस ग्रह की कैसी स्थिति हमें कोरोना काल में टेंशन दे सकती है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। और पंडित जी, उन लोगों की खासकर राशियों के मुताबिक, क्योंकि आज ये चर्चा बहुत विस्तार से की जाने वाली है, इसलिए आज हम राशियों का भी जिक्र नहीं करेंगे अलग अलग, लेकिन इतना जरूर बताएंगे आपको। आज का राशिफल आपको भले ना बताएं, लेकिन अलग अलग राशि के जातकों के लिए क्या वाकई कोरोना काल अपने साथ संकट लेकर आ रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत है या नहीं, नेगेटिविटी अगर आपके मन में घर कर रही है उसे कैसे दूर करें, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। लेकिन पंडित जी, ऐसी कौन सी राशियां, आखिर ग्रहों की वो कौन सी दशा है जो इस वक्त प्रभाव डाल रही है और किन किन राशियों पर सबसे ज्यादा? देखो आशा, चाहे आज का समय हो, चाहे सृष्टि के आदि का समय हो और चाहे सृष्टि के अंत का समय हो, मन पर प्रभाव डालने वाला एक ही ग्रह है, वो है चंद्रमा। सामवेद में जो पूजा करते हैं तो जब देवताओं को दिया दिखाया जाता है तो उसमें एक मंत्र बोलते हैं पंडित जी लोग, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र ग्रह को मनुष्य की मानसिक चेतना का कारक कहा गया है और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उनको मानसिक परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अवसादग्रस्त अर्थात डिप्रेशन में रहता है। कुंडली में चतुर्थ भाव जो है उसका कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है और ये भाव जीवन के सुख को दर्शाता है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो मन के स्थिति को भी बताता है और कुंडली में जो पंचम भाव है वो मनुष्य के विद्या का स्थान है, क्योंकि यहां से हमारे बुद्धि का प्रागट्य होता है। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है और शनि उदासीनता का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, राहु ऐश्वर्य, शनि दुख प्रदगेयो राहु ऐश्वर्यदायक। ये सब बृहत पाराशर होरा के सूत्र हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। जब कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध बन जाता है, संबंध कैसे बनेगा? चंद्रमा शनि एक साथ हो तो एक संबंध, शनि की पूरी दृष्टि चंद्रमा पर हो दूसरा संबंध, शनि चंद्रमा के घर में, चंद्रमा शनि के घर में तीसरा संबंध। इस तरह के चंद्रमा और शनि का जब संबंध हो जाए और वो भी दोनों के डिग्री में 12 डिग्री से कम का अंतर रह जाए, तब समझ लीजिएगा कि बहुत ही दुखद स्थिति होती है ये। इस स्थिति में एक तरफ मां की सेहत प्रभावित होती है, मां रोगिणी हो जाती है, मां का सुख कमजोर हो जाता है, मन में मजबूती नहीं रहती है, आदमी हर समय दूसरों का मुंह देखता है कि कोई क्या कहे तो मैं क्या करूं। ऐसी गंभीर स्थिति में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है
और उसके मन में उदासीनता का भाव जन्म लेता है। ऐसे लोगों को मानसिक तनाव और अवसाद जैसे रोगों का भी सामना करना पड़ता है। अब आपको हाथ में बताना चाहूंगा। देखिए मेरा हाथ, ये हाथ को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये जो सबसे ये उंगली है, इसके नीचे की जगह ये बृहस्पति पर्वत है, और ये मिडिल फिंगर जो है इसके नीचे की जगह शनि पर्वत है, और ये जो अनामिका उंगली है जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें शादी की अंगूठी पहनी जाती है, ये सूर्य पर्वत है, और जो सबसे छोटी उंगली है इसके नीचे का स्थान रेखा के ऊपर बुध पर्वत कहलाता है। और ये स्थान जो मैं आपको दिखा रहा हूं हथेली के निचले हिस्से में, ये चंद्रमा का स्थान है, और अंगूठे के नीचे ये जो स्थान है ये शुक्र का स्थान है, और ये दोनों अंगूठे और तर्जनी के बीच का जो स्थान है ये मंगल का स्थान है, और शुक्र के स्थान के और मंगल के स्थान के बीच में जो थोड़ा सा स्थान है वो राहु और केतु का स्थान है। तो ये बताने का लॉजिक मेरे क्या है, मैं क्यों बताना चाहता हूं, ये अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति की ऐसी हस्तरेखा है तो आप सावधान हो सकते हैं। जैसे ये बीच वाली मध्य में जो है ये मस्तिष्क रेखा है, अगर ये सीधे सीधे जाती है तो आदमी छल कपट से रहित, स्पष्टवादी और सकारात्मक सोच का होता है। लेकिन जो ये नीचे कर्व होना शुरू करेगी तो आदमी भावुक, इमोशनल, गुस्सा करने वाला होगा। लेकिन किसी किसी हाथ में ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के पैरेलल होकर के एकदम नीचे आ जाती है, ये आत्महत्यारी रेखा है। ये रेखा जिस किसी के हाथ में होगा उसे बार बार आत्महत्या करने की स्थिति आएगी। वो इतना ज्यादा इमोशन में आएगा कि उसे बार बार अपने शरीर को समाप्त करने की इच्छा होगी। अगर ऐसा किसी के हाथ में है तो ऐसे व्यक्ति से कह करके ओम नमः शिवाय का कम से कम 5 लाख जप करवाना चाहिए। ये मेरे बताने का मकसद सिर्फ इतना है। चंद्रमा का आपकी मानसिक स्थिति से और कैसे संबंध है, इस विषय पर आगे भी मेरी चर्चा जारी रहेगी। थोड़ी देर में ये बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक चीज और समझा दीजिए ताकि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं वो बेहतरीन तरीके से आगे इस डिस्कशन को समझ पाए। चंद्रमा सीधा सीधा मन पर प्रभाव पड़ता है इसका, क्या ऐसे सिम्टम्स, सीधी भाषा में कहें सिम्टम्स ऐसे क्या हैं किसी व्यक्ति में देखा जाए तो ये समझा जा सके कि इसका चंद्रमा कमजोर है, इससे जुड़े उपाय करने होंगे? चंद्रमा कमजोर अगर महिला का होगा तो उसके हाथ से गैस पे दूध उबलेगा और दूध बहेगा। वो किसी काम को कर रही होगी, भूल जाएगी, फिर बावरिया होकर के इधर उधर दूसरे से पूछने लगेगी। पुरुष का अगर चंद्रमा खराब है, किसी विषय पर बात कर रहा है और अगर आधा मिनट के लिए कुछ देर हुई तो वो अपने सब्जेक्ट को भूल जाएगा। किसी काम को आपने किया है और उस काम को करके फिर आपको देखना है, आप नहीं देख पाएंगे, वो खराब हो जाएगा। बेचैनी और घबराहट हर समय बढ़ेगी, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, सामने वाले के आंखों में आंख मिलाकर आप बात नहीं कर पाएंगे, और चेहरे पर जो एक जिसको आभा मंडल कहते हैं, ओरा, वो बुझा सा चेहरा रहेगा। चेहरे में वो आकर्षण नहीं दिखाई देगा जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। ये काले गोरे से नहीं होता है, ये आकर्षण सब में होता है, लेकिन ये ओरा, ये आभा मंडल आपका कैसा है ये चंद्रमा इसको डिसाइड करता है। और शरीर में चंद्रमा को सबसे अच्छा माना जाता है बाईं आंख के ऊपर। अगर बाईं आंख के ऊपर इसका प्रभाव है तो ऐसा आदमी गुड प्लानर होता है। ऐसा आदमी अगर एक बार प्लान बना देना तो समझ लो कि सेतुवाद रामेश्वरम पुल बंद हो जाएगा लेकिन योजना नहीं टूटेगी। और दूसरा स्थान अच्छा इसका कहां होता है? हृदय पर। चंद्रमा अगर हृदय पर है तो मनुष्य शीतल व्यक्तित्व का होगा। उसको आप कुछ भी बोलो वो अपने रंग में रंग रहेगा, अपने ढंग से सोचेगा, अपने ढंग से करेगा, आपके बाह्य जगत का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा की सबसे खराब स्थिति तब होती है जब किसी आदमी का डाइजेशन ठीक ना हो। अगर किसी आदमी का डाइजेशन नहीं ठीक है तो इसका मतलब कि चंद्रमा की स्पार्किंग वृश्चिक राशि पर और नाभि पर हो रही है, जहां जठराग्नि है। और यहां जठराग्नि इतनी मंद हो जाती है कि वो भोजन को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती, वो प्रदीप्त हो ही नहीं पाती अग्नि, जिसके कारण व्यक्ति भोजन करने के तुरंत बाद सोने के लिए पागल हो जाता है, उसको नींद आने लगती है, आलस्य हो जाता है। ये चंद्रमा की सबसे दूसरा और खराब स्थिति है। हां, अगर चंद्रमा शनि के साथ युक्त हो जाए, चंद्रमा शनि की दृष्टि में आ जाए, तो ऐसा आदमी हर समय अपने जीवन को लेकर के
और अपने जीवन से संबंधित लोगों को लेकर के नकारात्मक ज्यादा सोचेगा, बुरी बातें ज्यादा सोचेगा। जबकि साफ साफ भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, ये मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपने दिल से मान लिया कि मुझे मोक्ष होना है तो मोक्ष होगा, अगर आपने माना कि नहीं पता नहीं क्या होगा तो पता नहीं क्या ही होगा। तो सिम्टम यह है कि अगर चेहरे पर उदासी हो, कांति न हो, आदमी बनावटी हंसी हंस रहा हो, मुस्कुराना भूल गया हो, तो आप मानिए कि चंद्रमा कुछ ज्यादा ही खराब है। और अगर एक्टिवेट है आदमी, खुश है, प्रसन्न है, एक साथ 10 कामों को करने की उसकी सामर्थ्य है, तो सचमुच में चंद्रमा अच्छा है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। तो कहने का मतलब जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो वीर भोग्या वसुंधरा, वही व्यक्ति इस वसुधा के सुख का अधिकारी भी होगा। और चंद्रमा को सौंदर्य के साथ जोड़ा भी गया है, तो हाँ, सीधा सीधा ये जी। प्रभाव कांति पर ही पड़ता है और मानसिक स्थिति से बहुत गहरा नाता होता है। आपने जाना, पंडित जी ने विस्तार से आपको बताया। लेकिन अब बात चंद्रमा के साथ उन ग्रहों की भी जो आपको मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। पंडित जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं? चंद्रमा तो है ही मन का कारक, बाकी ग्रह कौन से हैं? देखिए, चंद्रमा मन का कारक है तो चंद्रमा का भी बाप है सूर्य, अच्छा। जो आत्मा का कारक है। हमारे यहाँ सिस्टम यह है, आत्मा के अधीन है मन, मन के अधीन है बुद्धियां, और बुद्धि के मन के अधीन है इंद्रियां, और ये मन बुद्धि और आत्मा के अधीन है। ये मन वैसे तो बड़ा बेग वाला है, लेकिन सचमुच में जब इसके बारे में सोचो तो ये बड़ा बेचारा है। बेचारा इसलिए है ना, इतना जल्दी ये दूसरों के कहे में आ जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। गीता में दूसरे अध्याय में कहते हैं भगवान कृष्ण, ये तो हैप्पी कौन्तेयम पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, यद्यपि मन बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ये प्रमथनशील हैं। ये इंद्रियां मन को अपने बस में करके और जो कार्य करना चाहती हैं वो करवा देती हैं। जैसे कोई शुगर पेशेंट है ऐसा, और वहां मेज पर रखी हुई है मिठाई, तो शुगर पेशेंट सोचेगा चलो एक मिठाई खा लेते हैं। मन कहेगा मत खाओ, इससे तुम्हें स्वास्थ्य में नुकसान पहुंचेगा। एक दिन से क्या नुकसान पहुंचेगा, फिर दवाई खा लेंगे, परहेज कर लेंगे। मतलब ये इंद्रिय 10 बार समझाएगी मन को, तो मन उठ करके वहां तक जाएगा और एक मिठाई खा लेगा। इसी तरह से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, मुंह, त्वचा, कान, ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये कब मतलब कि मन को अपनी तरफ कर लेती हैं, मन को पता भी नहीं लग पाता। और जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मलमूत्र के उत्सर्जन के स्थान, बाड़ी, ये भी मन को अपने अधीन कब कर लेती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मन कहीं ना कहीं बहुत बेचारा है इनके सामने। मन तब बेचारा नहीं होता है जब उसकी दोस्ती हो जाती है बुद्धि से। जब वो बुद्धि के कहने में चलने लगता है, तब इंद्रियों को खींच करके, जैसे केशाकर्षण निर्घूता गौरवम माम गमिष्यसि कहा गया है दुर्गा सप्तशती में, तो बलात्कार, बलात्पूर्वक, जबरदस्ती, जैसे किसी का बाल पकड़ करके खींच कर किसी को सही जगह पे लाया जाए, उसी तरह से मन जब इतना मजबूत हो जाता है कि इंद्रियों के बाल को पकड़ करके खींच करके वो ले आकर के विषयों से दूर करता है, तब मन की स्थिति मजबूत मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ शनि ही नहीं बल्कि राहु भी कुछ हद तक मानसिक तनाव के लिए जिम्मेदार है। कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु की स्थिति हो तो भी तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या होती है। अरे चंद्रमा अगर राहु के साथ ज्यादा नजदीक हो जाए तो एक दूसरी भाषा में कहें, आदमी को शंका हो जाता है कि मुझे भूत प्रेत इस तरह की कोई आत्मा ने जकड़ रखा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारा नुकसान करना चाहता है, कोई चीज मुझे दिखाई देती है। ये चंद्र राहु की युति से ही होता है। तो चंद्रमा जहां हमारे मन का कारक है, वहीं बुध हमारी बुद्धि और चेतना का भी कारक है। ऐसे में चंद्रमा और बुध दोनों का पीड़ित होना मानसिक तौर पर कुंठा को जन्म देता है। बुध पर राहु का, चंद्रमा पर राहु का असर होता है तो बुद्धि में भ्रम पैदा होता है। ये मैंने आपको बताया ना, जितना भूत प्रेत की बीमारी है जो भ्रम से ही पैदा होती है, ये सिर्फ चंद्र राहु के संबंधों से ही
उत्पन्न होती है। और ऐसे में यदि बुध भी इनके साथ मिल जाए तो ये स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। इस तरह से कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, जो पंचम भाव है, इन दोनों भावों के स्वामी चंद्रमा और बुध, राहु और शनि अगर ये बुरी तरह पीड़ित हों या इन ग्रहों की स्थिति कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में पापक ग्रहों के बीच हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। और इसीलिए मैं अपने दर्शकों से पिछले 10 साल से कहते आ रहा हूं कि आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपका चंद्रमा अच्छा ही है। हां, ये आप जरूर कर सकते हैं कि अपने चंद्रमा को आप अच्छा कर लें। इसलिए स्नान करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा घर में आकर दोनों हाथ ऊपर उठाइए, पूरब मुंह करिए, हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए। चाहे जितना आपका चंद्रमा खराब होगा उसको 24 दिन में ठीक होना पड़ेगा। क्योंकि अगर सब कुछ पूर्व जन्म से निर्धारित है और वही होना है तो ये उपाय किस लिए हैं? तो ये वेद किस लिए है? ये शास्त्र किस लिए है? ये देवताओं की पूजा किस लिए है? जब हमें निर्धन है, निर्धन ही रहना है तो महालक्ष्मी की पूजा किस लिए? जब हम अल्पायु हैं, अल्पायु ही रहना है तो भगवान शिव की आराधना किस लिए? तो हमारे शास्त्रों में जो कर्म कहे गए हैं, ये कर्म विधि के विधान को भी दाहिने बाएं कर देते हैं। इसलिए आप अपने चंद्रमा को, अपने सूर्य को अपने जीवन के अनुकूल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान करके, सूर्य को जल दे करके, हंसते हुए 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, पूरब दिशा में मुंह करके। फिर आप देख लीजिए आपका आभा मंडल कैसे बदलता है। इसी तरह से जो मृत्यु का स्थान है, जो व्यय का स्थान है, वहां अगर चंद्रमा के साथ मंगल की युति हो जाए, स्थिति हो जाए, तो मानसिक उन्माद को जन्म देता है। वैसे चंद्र मंगल की युति 9वें, 10वें और 11वें स्थान में हो तो ऐसा आदमी लक्ष्मी का पुत्र होता है, लक्ष्मी की विशेष कृपा से युक्त होता है। लेकिन अगर कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा राहु के साथ स्थित हो जाए, उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति अनजाने भय से हर समय पीड़ित रहता है। कोई बात कर रहा है दूसरा आदमी तो सोचेगा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, कोई आदमी कुछ कह रहा है तो सोचेगा मेरे बारे में ही चर्चा हो रही है। तो चंद्रमा का संबंध अगर अशुभ ग्रहों के साथ जल तत्व की राशियों में हो जाए, जैसे कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में, तो ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से काफी कमजोर होते हैं। और ये कमजोरी अगर ठीक करना है आपको, निराश मत होइए, तो आप प्रातः काल उठिए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का जप करिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, पूरा शरीर सीधा रहना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरब दिशा में मुंह करके हंसते हुए। ये देवी भागवत का उपाय है, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। आप डिप्रेशन की चाहे जितनी दवाइयां खाते हों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 दिनों के बाद आपको डिप्रेशन की दवाई खाने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर आप गायत्री की साधना के रास्ते पर चल पड़ेंगे तो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।